आज है 9 फरवरी सोमवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज की सबसे बड़ी खबरों में शामिल है संसद में राहुल गांधी और सरकार के बीच तीखा टकराव, जहां राहुल ने दावा किया है कि पीएम मोदी पूर्व सेना प्रमुख की किताब के सच से डर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत और अमेरिका के बीच हुई नई ट्रेड डील पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के दबाव में भारत की संप्रभुता से समझौता किया गया है। इसके अलावा असम में सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के एक एआई वीडियो ने सियासी पारा चढ़ा दिया है और एप्स्टीन फाइलों से भारत के नाम गायब होने पर कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संसद के बजट सत्र में तनाव चरम पर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदन से अनुपस्थिति पर कड़ा प्रहार किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण का उत्तर इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वे सुरक्षा कारणों से नहीं बल्कि पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब में छिपे तथ्यों से डरे हुए हैं। स्पीकर ओम बिरला ने सुरक्षा खतरे का हवाला दिया था, जिस पर राहुल ने चुनौती दी कि अगर कोई धमकी है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि चीन सीमा विवाद और अग्निवीर योजना पर नरवणे के खुलासे सदन में सामने आए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अमेरिकी सौदे और बजट पर बहस से भाग रही है। वहीं स्पीकर द्वारा राहुल को बोलने न दिए जाने पर विपक्षी दल अब अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच हालिया ट्रेड डील पर विश्लेषकों ने गंभीर चिंता जताई है। आकार पटेल ने अपने विश्लेषण में लिखा है कि यह डील स्पष्टता और समझ का आदर्श है, लेकिन इसमें भारत का पक्ष कमजोर दिखता है। ट्रंप के कार्यकारी आदेश के मुताबिक भारत पर 25% टैरिफ हटाने के बदले में रशियन फेडरेशन से तेल आयात रोकने की शर्त रखी गई है। भारत ने अगले 5 सालों में $500 बिलियन के अमेरिकी उत्पाद खरीदने का वादा किया है। अर्थशास्त्री अशोक बर्धन का मानना है कि भारत की टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सेक्टर की अमेरिका पर निर्भरता के कारण सरकार को झुकना पड़ा। वहीं अरुण कुमार ने द वायर में लिखा है कि यह एकतरफा समझौता है। संतुलित व्यापार की शर्त के कारण भारत को अपना निर्यात घटाना होगा या अमेरिकी आयात बढ़ाना होगा, जो भारतीय उद्योगों के लिए खतरे की घंटी है। असम में चुनावों से पहले बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसने विवाद खड़ा कर दिया है। ऑल्ट न्यूज़ के लिए प्रांतिक अली की रिपोर्ट बताती है कि इस वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को एआई की मदद से मुसलमानों को प्रतीकात्मक रूप से गोली मारते हुए दिखाया गया है। वीडियो का कैप्शन था पॉइंट ब्लैंक शॉट। इसे 10 लाख से ज्यादा बार देखा गया। विपक्ष ने इसे नफरत फैलाने वाला बताया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। जवाब में शर्मा ने कहा कि उन्हें वीडियो की जानकारी नहीं थी, लेकिन वे जेल जाने को तैयार हैं। ये घटना एक्स की हेट स्पीच पॉलिसी पर भी सवाल खड़े करती है। असम के मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर पाकिस्तानी लिंक के आरोप लगाने के बाद गोगोई ने करारा जवाब दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गोगोई ने कहा कि सीएम ने अपनी कमजोरी उजागर कर दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था तो सीएम 6 महीने तक चुप क्यों रहे। गोगोई ने आरोप लगाया कि चूंकि कांग्रेस ने सीएम के परिवार द्वारा जमीन कब्जाने के मुद्दे उठाए, इसलिए वे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। गोगोई ने अपने बच्चों के पासपोर्ट की जानकारी सार्वजनिक करने पर सीएम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है। मणिपुर में शांति अब भी कोसों दूर है। टीएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक नागा बहुल उखरुल जिले में नागा और कोकीजो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी है। लगातार दूसरे दिन आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जिसमें करीब 20 घर जला दिए गए हैं। हिंसा में घायल कई लोगों को इम्फाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है और सेना तैनात की गई है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैली, जिससे ज्यादा नुकसान हुआ। दिल्ली पुलिस ने पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की किताब फोर स्टॉर्स ऑफ डेस्टिनी के ऑनलाइन लीक होने पर केस दर्ज किया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है कि किताब की पीडीएफ कॉपी वेबसाइटों तक कैसे पहुंची। ये किताब अभी आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई है और इसके लिए आवश्यक मंजूरी का इंतजार किया जा रहा था। इस किताब में चीन के साथ गतिरोध और अग्निवीर योजना पर संवेदनशील खुलासे होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। समाचार एजेंसियों के अनुसार खेड़ा ने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की लिस्ट से भारत से जुड़े करीब 60 दस्तावेज गायब हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तुरंत बाद हुआ है। खेड़ा ने सवाल उठाया कि क्या सरकार ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए भारत के हितों का सौदा किया है।
उन्होंने कहा कि पहले सर्च में 484 पन्ने दिख रहे थे जो अब घटकर 478 रह गए हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम बुजुर्ग को भीड़ से बचाने वाले जिम ट्रेनर दीपक को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। द इंडियन एक्सप्रेस और द वायर की रिपोर्ट बताती है कि 26 जनवरी को दीपक ने एक बुजुर्ग को बजरंग दल के लोगों से बचाया था और अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था। इसके बाद उनके जिम के 150 मेंबर्स में से अब सिर्फ 15 रह गए हैं। दीपक आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं लेकिन उन्हें अपने किए पर पछतावा नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने दीपक के समर्थन में आवाज उठाई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को पद छोड़कर मार्गदर्शक बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन बीजेपी की वजह से नहीं बल्कि संघ की मेहनत से आए हैं। भागवत ने कहा कि जब संगठन कहेगा वे पद छोड़ देंगे। उनके इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में देखा जा रहा है जो 75 साल के हो चुके हैं। भागवत ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में दलित समुदाय से भी कोई संघ प्रमुख बन सकता है। इंडिया स्पेंट की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में भीषण गर्मी का सबसे बुरा असर असंगठित क्षेत्र की महिलाओं पर पड़ रहा है। 2023 में गर्मी के कारण भारत को करीब 13 लाख करोड़ रुपए के काम के घंटों का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 92% कामकाजी महिलाएं इसी क्षेत्र में हैं। गर्मी के कारण उनकी उत्पादकता घटी है और आय में भारी कमी आई है। सरकार के हीट एक्शन प्लान में महिलाओं की सुरक्षा और आय के नुकसान की भरपाई के लिए ठोस उपायों की कमी है। स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने ग्राम सभाओं को लघु वन उपज जैसे बांस और तेंदुपत्ता के परिवहन परमिट देने का अधिकार फिर से बहाल कर दिया है। यह वन विभाग के नियंत्रण को कम करता है। हालांकि जमीनी स्तर पर चुनौतियां बरकरार हैं। ठेकेदार और बाहरी लोग नई व्यवस्था में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। गढ़चिरौली में ग्राम सभाओं ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक जिला स्तरीय मंच बनाया है। उत्तर प्रदेश के औराई में जातिगत हिंसा का एक विभत्स मामला सामने आया है। द ऑब्जर्वर पोस्ट के मुताबिक एक दलित युवक राहुल की आंख में उच्च जाति के एक व्यक्ति ने बाइक की चाबी घोंप दी। विवाद शौच के लिए जाने को लेकर शुरू हुआ था जिसके बाद आरोपी ने जातिसूचक गालियां दी और हमला किया। गंभीर रूप से घायल युवक को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आर्टिकल 14 और सोआस यूनिवर्सिटी लंदन का एक नया अध्ययन बताता है कि कर्नाटक में यूएपीए के तहत सजा पाने वाले 80% लोगों ने अदालत में खुद दोष स्वीकार किया है। रिपोर्ट बताती है कि लंबी कैद और जमानत न मिलने की हताशा में आरोपी बिना अपराध साबित हुए ही दोष मान लेते हैं ताकि वे जेल से बाहर आ सकें। अध्ययन में पाया गया कि कई आरोपी सालों तक बिना ट्रायल के जेल में रहे और अंत में उन्होंने प्ले बार्गेनिंग का रास्ता चुना। गाजियाबाद में 3 बहनों की आत्महत्या के बाद बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की मांग उठी है। द हिंदू में अपार गुप्ता लिखते हैं कि सिर्फ बैन लगाना समस्या का हल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जैसे देशों ने ऐसे कानून बनाए हैं लेकिन भारत में इसे लागू करना तकनीकी रूप से मुश्किल है। बैन से लड़कियों की शिक्षा और डिजिटल एक्सेस पर बुरा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को टेक कंपनियों की जवाबदेही तय करने वाले सख्त कानून बनाने चाहिए न कि बच्चों पर पाबंदी लगानी चाहिए। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी पत्रकार इरफान मेहराज की गिरफ्तारी को मनमाना बताते हुए संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई गई है। ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने कहा है कि मेहराज को बिना ट्रायल के 3 साल से जेल में रखा गया है जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। मेहराज को एनआईए ने टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार किया था। सीएनएन की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अराजकता और व्यक्तिगत प्रतिशोध से भरा है। ट्रंप ने हाल ही में बराक ओबामा के खिलाफ एक नस्लवादी वीडियो शेयर किया और माफी मांगने से इनकार कर दिया। उनकी गिरती लोकप्रियता और बेतुकी मांगों ने वाशिंगटन में चिंता बढ़ा दी है। वे अब हवाई अड्डों का नाम अपने नाम पर रखने की मांग कर रहे हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट सवाल उठाती है कि भारत में 100 से ज़्यादा लिटरेचर फेस्टिवल होने के बावजूद लोग किताबें कम क्यों पढ़ रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि ये फेस्टिवल अब सिर्फ किताबों के बारे में नहीं बल्कि संगीत, खाने और मनोरंजन का मेला बन गए हैं। प्रकाशकों का कहना है कि भारत में बेस्टसेलर का मतलब सिर्फ कुछ हजार प्रतियां हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इन उत्सवों से पढ़ने की संस्कृति का थोड़ा बहुत प्रचार तो होता ही है। आज के हरकारा में बस इतना ही। इन खबरों पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। ये पॉडकास्ट आप व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। हरकारा का मकसद है शोर कम और रोशनी ज़्यादा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।